तो चूंकि छोटी छोटी बातें, कौन सी आवर्ती गति है, कौन सी आवर्त गति दोलन गति भी है या कंपन गति भी है, इसके बारे में बात कर ली हमने। अब यहाँ विस्तार से देखो, 3 उदाहरण इन्होंने लिए हैं, हम इन्हें समझेंगे, इस बात को हम पढ़ेंगे अच्छे से, हम इस बात को समझेंगे। ठीक, दोलन व आवर्ती गति, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ताकि कोई ऐसा सवाल बन जाए कि साहब बताइए ये आवर्ती गति है या ये दोलन गति है या ये किस प्रकार की गति है। ठीक, उसको पहचानने की व्यवस्था इस टॉपिक में हो जाएगी। यह है 14.2 दोलन और आवर्ती गति। ओके, चौदह दो दोलन और आवर्ती गति। मैं लिख देता हूं दोलन गति एवं आवर्ती गति। देखिए मैंने दोनों को ही अलग अलग नाम दे दिए, जबकि हमने इस बारे में बात कर ली है एक बार अच्छे से। पाठ्यपुस्तक क्या कहती है उसको विस्तार से हमें लेना है। कह रहा चित्र में कुछ आवर्ती गतियां दर्शाई गई हैं। पहले वो चित्र बना देते हैं साहब, किस तरह का चित्र है। यहाँ पर चित्र हैं ए, बी और सी, ये 3 चित्र हैं साहब। विस्थापन को इस दिशा में बताते हुए इन्होंने कहा साहब ये x है और आगे की तरफ समय है। ठीक, एक निश्चित समय में जो है यह गति इस तरीके से हो रही है, ऐसे लिखाया गया है। टाइम जो है यहाँ पर लिखा है इन्होंने इसका t, ऐसे। ये क्या मामला है बताएंगे। दूसरे में इन्होंने कुछ और तरीके से बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे इस सी को उधर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, बी बना लेते हैं। यहाँ पर 2 तो बना ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये है x विस्थापन और ये समय, और ये कुछ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ऐसा। और एक निश्चित समय के बाद फिर से ऐसा ही बना रखा है, ऐसे। तीसरे नंबर पे इन्होंने बना दिया है एक गुरुत्वाकर्षण की गति का उदाहरण, ऐसे। और ये कुछ इन्होंने ऐसे लिया, ऐसे। और इसमें भी इन्होंने एक समय को t बना दिया कि साहब यहाँ तक का जो समय है वह निश्चित समय है, ये t है। अब ये t क्या है, आवर्त काल है या दोलन काल है, या आप समझ लेंगे बाद में। ठीक, आराम से। कर मान लीजिए कोई कीट किसी रैंप पर चढ़ता है, मान लीजिए कोई कीड़ा किसी रैंप पर चढ़ता है और गिर जाता है, चढ़ता है गिर जाता है। अब इसमें देखिए रैंप पर चढ़ने का मतलब कि इस तरीके से मान लीजिए कोई तल है ऐसे, और कोई कीड़ा इस पर चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते क्या होता है, ऊपर जाके फिसल जाता है। तो फिसल जाता है तो तेजी से ढूंढ फिर वहीं आ जाता है। चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है। कह रहा ये निश्चित समय में उतरना चढ़ना इसका लगा हुआ है। ठीक, तो ये ऐसा है। देखिए रैंप पर चढ़ता है तो कुछ विस्थापन जाता है यहाँ पे। यहाँ देखिए रैंप पे चढ़ गया, जब चढ़ गया तो फिसल गया, तो फटाक से नीचे आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर से यही हुआ, फिर से यही हुआ, बार बार ये हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये गति अगर माध्यिक स्थिति मान लें कहीं पर भी, तो उसके प्रत्यय एक जैसी नहीं है। बात समझ रहे हैं
कि मान लीजिए यहाँ माध्य स्थिति मान लो यहाँ पे कहीं पे, तो उसके परितः एक जैसी नहीं है, पुनरावृत्ति तो है, यहाँ से चला फिर यहीं आ गया, यहाँ से चला फिर यहीं आ गया, लेकिन आने का, रैंप पे चढ़ने का जो नियम है गति का और फिसलने का जो नियम है वह अलग अलग है। हाँ, समय टोटल हर बार वही लगता है, चढ़ने में समय लगा, फिसलने में समय लगा, चढ़ने का समय, फिसलने का समय, एक बार का समय। तो कुल मिला के इस गति में आवर्त काल तो है, बात समझ में आ रही होगी, इसमें आवर्त काल तो है, लेकिन दोलन काल नहीं है। क्या कह रहे हैं? दोलन काल नहीं है, क्योंकि यह गति दोलन गति नहीं है, यह गति दोलन गति नहीं है, क्योंकि इसके माध्य स्थिति इसमें परिभाषित नहीं है, माध्य स्थिति के इधर उधर आने जाने के समय या गति के नियम बराबर नहीं हैं, चढ़ना कुछ और है, फिसलना कुछ और है। तो यह आवर्ती गति तो है। तो कैसी गति है? आवर्ती गति है। तो बात समझ में आ गई कि आवर्ती गति है, दोलन गति नहीं है। ठीक, अब इसके बाद फिर कहते हैं कुछ, एक दूसरा उदाहरण ले लिया, पहली गति से स्पष्ट हो गया। दूसरा, यदि आप जमीन से ऊपर इसकी ऊंचाई तथा समय के बीच ग्राफ खींचे हैं तो यह इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। कोई बालक किसी सीढ़ी पर चढ़े और उतरे तथा इस प्रक्रिया को समान रूप से बार बार दोहराए तो उसकी ऊंचाई तथा समय के बीच ग्राफ 14:1 में दिखाई देगा। कोई बालक सीढ़ी पे चढ़े उतरे, सीढ़ी पे चढ़े उतरे, एक तरीके से चढ़े सीढ़ी पे, एक तरीके से उतरे। तो सीढ़ी पे चढ़ा उतरा, सीढ़ी पे चढ़ा उतरा। ठीक, कह रहा इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई देगा। देखिए, जमीन से सीढ़ी पे चढ़ गया, कुछ देर तक सीढ़ी पे रहा, उतर गया, फिर घूम के आया सीढ़ी पे, फिर चढ़ा, फिर सीढ़ी पे रहा, फिर उतर गया। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि चीजें एक जैसी हैं, एक समान रूप से, एक समान चाल से बालक चल रहा है। ठीक, और एक चक्कर काट रहा है। कह रहा है इसमें अग्र और पश्च गति नहीं है, इसमें अग्र और पश्च गति नहीं है। इसमें भी अगर आप देखें तो अग्र और पश्च गति परिभाषित नहीं हुई थी, इसमें भी नहीं है। बालक जाता है, चढ़ता है, फिर आ जाता है, फिर चढ़ता है, ऐसे चल रहा है। अग्र और पश्च गति नहीं है, इसमें भी नहीं हुई थी, इसमें भी नहीं हुई। कह रहा यह भी आवर्ती गति है, यह भी आवर्ती है, दोलन इसमें भी नहीं है, अग्र पश्च गति इसमें भी नहीं है। बालक घूम के आता है, सीढ़ी पे चढ़ता है, फिर आ जाता है उतर के, फिर घूम के आता है, फिर चढ़ता है, फिर आता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ देखते हैं प्रक्षेप्य गति, सॉरी जो आपकी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर गति होती उसका उदाहरण है ये। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि यह गति भी विस्थापन में धनात्मक है, जैसे ये है, जैसे ये है। ठीक, यानी इसमें भी आना जाना किसी बिंदु के परितः नहीं है, इस पर हम विचार कर भी चुके हैं। एक गेंद को छोड़ा, फुदकाया। ठीक, तो आवर्ती तो ये भी है, लेकिन चूंकि माध्य स्थिति के परितः एक जैसी नहीं है, माध्य स्थिति के परितः यह एक जैसी गति नहीं है, तो यह भी दोलन गति नहीं है, आवर्ती गति है। तो इसमें भी यह काल आवर्त काल है, दोलन काल नहीं। इसमें भी यह काल, कोई भी काल ले लें इसका, जहाँ तक भी लेना चाहें, यहाँ तक का ले लें, क्या फर्क पड़ता है। चला, चढ़ा, उतर गया, फिर चला, फिर चढ़ा, उतर गया। तो इसमें भी ये काल दोलन काल नहीं है, बल्कि आवर्त काल है। और इसमें भी दोलन काल नहीं है, आवर्त काल है। ठीक, तो आवर्त काल केवल आवर्त काल। अगर आवर्त और दोलन दोनों होते तब लिखते दोलन काल। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के ये क्या है, गेंद है, फुदका रहे हैं, एक निश्चित समय में गेंद को फुदका रहे हैं। ठीक, तो कोई माध्य स्थिति के परितः एक जैसी गति नहीं है, क्योंकि चाल बदलती है, नीचे तेजी से जाती है गेंद,
कोई माध्य स्थिति बना लें फिर ऊपर आती है तो घटने लगती है, तो एक जैसी गति नहीं है। माध्य स्थिति कोई परिभाषित नहीं है, इसलिए आवर्ती तो है, आना जाना तो है किसी स्थिति के परितः, किसी बिंदु के परितः, लेकिन बिंदु को माध्य स्थिति बनाएं, उसके दोनों तरफ एक जैसी गति हो, ऐसा नहीं है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने विचार कर लिया था। सिंपल सी बात है, हो गया। तो 3 प्रकार की गति इन्होंने बताई है। फिर इन्होंने कहा साहब कंपन है, अब ये जो कंपन है या गति है, ये हम इस बारे में बात करेंगे। अब ये कह रहा उदाहरण लेंगे हम। इन्होंने कहा देखिए ये सारी बातें हमने बता दी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कह रहे दोलन एवं कंपन में कोई मुख्य अंतर नहीं है। ये कह रहे हैं दोलन एवं कंपन में कोई मुख्य अंतर नहीं है। अब देखिए बात आवर्ती गति की हो चुकी, अब बात पहुंच रही है दोलन गति में। ठीक, और यहां एक बात हमने बड़ी क्लियर कर ली, अपनी समझ लिया कि हर आवर्ती गति दोलन गति नहीं होती। हर आवर्ती गति दोलन गति नहीं होती। हो सकता है आवर्ती गति हो रही हो सकता है उसमें अग्र और पश्च परिभाषित ना हुए हो ही ना माध्य स्थिति, ठीक, लेकिन हर दोलन गति आवर्ती गति होती है। भाई हर दोलन गति आवर्ती गति तो होगी ही, क्योंकि आवर्ती गति की शर्त क्या है, आना जाना या सिर्फ घूम के आना बार बार, तो आवर्ती गति तो हो ही गई। अगर आना जाना भी हो जाए, अगर और पश्च भी हो जाए, तो वो हो जाएगी दोलन गति। तो हर दोलन गति आवर्ती गति तो है ही, ठीक। तो ये बातें याद रखेंगे दोनों। बात स्पष्ट हुई। अब बात करते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। दोलन एवं कंपन में कोई मुख्य अंतर नहीं है। साधारणतः जब आवृत्ति का मान कम होता है, आवृत्ति यानी एक निश्चित समय में कितने कंपन करेगा, बात करेंगे इस बारे में, तो हम कह देते हैं साहब ये दोलन है, और ज़्यादा होता है तो कंपन बोल देते हैं। सरल आवर्ती गति दोलनीय गति का एक सरल रूप है। सरल आवर्ती गति, ठीक। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा शब्द जो है वो हमें परेशान करेगा, थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि साहब हमें दोलन गति की बात करनी है, दोलनीय गति या दोलन गति। दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। हमें इसकी बात करनी है। इसमें हम क्या करें, सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको क्या कह रहे हैं अमन, इसे कह रहे हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात यह आ गई कि साहब दोलनीय गति, भाई कोई भी गति जो आवर्ती गति होती है उसको हमें दोलनीय गति करना पड़ता है। तो हम क्या करें कि सरल आवर्ती गति यानी दोलनीय गति है, यानी एक ऐसी आवर्ती गति जो है तो सरल लेकिन उसमें दोलन भी है, यानी सरल आवर्ती गति, और इसमें जोड़ दूं सरल आवर्ती गति व दोलन गति। तो इसे कह रहे हैं सरल
आवर्ती गति के नाम से कह रहे हैं। वास्तव में ये चीज़ क्या है? देखिए, आवर्ती गति तो हमने बहुत देखी, लेकिन आवर्ती गति में अग्र और पश्च हैं तो ही वह होती है दोलन गति। यानी आवर्ती गति सरल हो, उसमें अग्र और पश्च हो तो वह दोलन गति है। उसमें एक सरल शब्द लगा दिया, यानी उसका गणितीय रूप परिभाषित हो जाए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। तो नाम हो गया सरल दोलनीय गति। अब बात समझ में आ गई होगी, सरल है, दोलनीय गति है। अब कोई सरल दोलनीय गति है, मान लीजिए, इसी चीज को कह रहे हैं सरल आवर्ती गति। यानी आवर्ती गति का ये उदाहरण है, और इसमें दोलन है और सरल है, तो इसका नाम लिख दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ऐसी सरल आवर्ती गति भी हो सकती है जिसमें दोलन ना हो? बिल्कुल हो सकती है। भाई आवर्ती गति कर दो, दोलन रखो ही ना, सरल बना दो, मतलब अग्र और पश्च मत रखो उसमें, उसे आवर्ती गति तो कहेंगे ही। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सरल आवर्ती गति उसका नाम रखेंगे जिसमें दोलन हो, बिना दोलन वाली को नहीं कहेंगे, दोलन वाली का नाम रखेंगे, क्योंकि नाम देना है तो दोलन वाली को उसमें शामिल कर देंगे। तो यानी सरल आवर्ती गति में दो तरह की गति मानी गई, एक वो जिसमें दोलन है, अग्र और पश्च है, एक वो जिसमें नहीं है। ये भी ठीक है बात, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट विद टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड है, और एक में टाइम ऑफ ऑसिलेशन भी है, दोलन का समय भी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सरल आवर्ती गति को दो भागों में बांट कर दिखाता हूं। गति के बजाय गाती लिख दिया मैंने, गाती रे गाती, गाना नहीं गाती, सरल आवर्ती गति। ठीक, इसमें सरल आवर्ती, ठीक, दोलन नहीं, क्या लिख रहा हूं, दोलन नहीं है साहब इसमें। सरल आवर्ती है, दोलन नहीं है। सरल आवर्ती दोलन है, दोलन सहित है। ठीक, तो क्या हो गई, सरल आवर्ती दोलन गति, इसका नाम हो गया क्या, सरल आवर्ती दोलन गति। ये लो, तो सरल आवर्ती दोलन गति, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको इसी नाम से जाना जाता है। जो हम अध्ययन कर रहे हैं सरल आवर्त गति में, वो हम इस तरफ का कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ कुछ है नहीं, इस तरफ दोलन नहीं है। कोई भी सरल आवर्त गति करा लो, उसमें दोलन ना हो, बस बात पूरी। ठीक, अब हमें समझना है कि साहब ये जो सरल है इसका मतलब क्या है, यानी सरल जो लगा है इसका मतलब क्या है। ठीक, अब ये कहता है जिस गति में कण की माध्य स्थिति से कण पर लगने वाला जो बल है, कण की
माध्य स्थिति से विस्थापन पर निर्भर करे उसे कहते हैं सरल आवर्त या आवर्ती गति। अब इसमें परिभाषा लिख देते हैं। ठीक, सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर लगने वाला बल, सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर लगने वाला बल माध्य स्थिति से कण के विस्थापन के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा माध्य स्थिति की ओर रहती है। ठीक, जरा पढ़ लो एक बार, ठीक से पढ़ लो। ये अब सरल आवर्त गति का मामला आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, जिसमें दोलन है उस वाली की, जिसमें दोलन नहीं है उस वाली की नहीं, वो तो पढ़ लिया हमने, देख लिया। दोलन वाली सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं। ठीक, तो परिभाषित कर दिया सरल गति को, सरल आवर्ती गति को। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर लगने वाला बल माध्य स्थिति से कण के विस्थापन के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा माध्य स्थिति की ओर रहती है। बल की दिशा माध्य स्थिति की ओर रहती है। अब ये समझ लेना है कैसे। जैसे मान लीजिए मैं लटका दूं सरल लोलक, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। अंग्रेजी में क्या बोला बच्चे? इसे बोला तूने सिंपल पेंडुलम। बोल दे, कोई डर मत, अंग्रेजी में बोल दे सिंपल पेंडुलम। ठीक, इस सिंपल पेंडुलम को लटका देता हूँ, ये ले देख, ये बना देता हूँ माध्य स्थिति। ये क्या है? ये है माध्य स्थिति, यानी जहाँ पर बल, गति की दिशा में बल शून्य है। माध्य स्थिति क्या है? गति की दिशा में बल शून्य है। तो माध्य स्थिति बता दी मैंने। माध्य स्थिति किसको कहते हैं? जिसमें गति की दिशा में बल शून्य हो। गति की दिशा में कण पर बल शून्य हो और इसी स्थिति के परितः आवागमन हो, अग्र और पश्च हो, आना जाना हो, तो फिर हो ही जाएगा। जब बल शून्य यहाँ पे होगा, अपने आप ही हो जाएगा। अब ये मान लीजिए इस स्थिति में ये इस तरीके से चलता है, कोई लोलक जो है इस तरीके से चलता है, सिंपल पेंडुलम, झूला। ठीक, मान लीजिए, और ये भी मान लिया कि भाई ये सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक, अब देखिए जब ये कण यहां पर है तो इस पर लगने वाला बल इस दिशा में है, तभी तो लेके आएगा इसे इधर। जब कण यहां पर है तो इस पर लगने वाला बल इसी तरफ है, यानी माध्य स्थिति की तरफ ही बल रहता है। जब कण माध्य स्थिति से दूर जाता है, जा रहा होता है, तो कण माध्य स्थिति की तरफ बल का मान बढ़ रहा होता है ताकि उसे वापस वहीं ला सके। माध्य स्थिति पे आके वो फिर बल शून्य हो जाता है। फिर कण दूसरी तरफ जाता है तो बल की दिशा फिर बदल जाती है, माध्य स्थिति की तरफ फिर लग जाता है, फिर वो इसे यहीं ले आता है। अब यहाँ अगर सिंपल पेंडुलम में देखें तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए है जिम्मेदार गुरुत्वीय बल, यानी mg। mg का कोई घटक या mg का कोई प्रभाव इस पर लग रहा होगा और वो ढूं ढूं, क्योंकि हम जानते हैं कि mg जो है नीचे की तरफ ही होता है, तो वो कोशिश कर रहा है इसको हर बार नीचे ले आता है, यहाँ ले आता है, यहाँ ले आता है, यहाँ ले आता है। तो बात समझ गए? माध्य स्थिति की और होती है बल की दिशा। दूसरा का
कि बल जो है विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सरल आवर्त गति में ये जो हमने लिख दिया है, इसे बाद में बात करेंगे इस बारे में, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके साथ, तो पूरा चैप्टर इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये कहते साहब ये है बल का नियम। क्या है ये? बल का नियम, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, ये है बल का नियम। ठीक, आगे अब बात आएगी 14.2.1 यानी इसी पॉइंट के अगले पॉइंट पर, आवर्तकाल तथा आवृत्ति या दोलन काल, इन सब बातों पर विचार करेंगे, जबकि हमने हल्का सा ट्रीटमेंट इसका ले भी लिया था। 14.2.1 आवर्तकाल आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। आवृत्ति, देखो यही ना मैं ढूंढ रहा था, इसमें रे मुझे यहाँ लगाना है ना, यही तो मैं देख रहा था, इसमें रे कहाँ लगाऊंगा यार आवृत्ति में, इसमें वहाँ लगा, उसमें वहाँ लगा, दैट इज आवृत्ति। ठीक, तो दिस आवर्तकाल, व्हाट इज दिस, जिसे कहते हैं टाइम पीरियड, और इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, और ये टाइम पीरियड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, मैंने दो बातें कही थी, ध्यान रखना। एक होता था, एक मैंने कहा था आवर्तकाल, और एक मैंने कहा था दोलन काल। ठीक, आवर्तकाल दोलन काल कब होगा, यानी आवर्तकाल को आवर्तकाल कह सकते हैं और उसे दोलन काल भी कह सकते हैं, ये कब होगा? कह रहा है जब दोलन गति होगी। अगर आवर्ती गति दोलन गति नहीं है, आना और जाना नहीं है, अग्र और पश्च गति नहीं है, और वह दोलन गति के नियमों को नहीं मान ली, कुल मिला के अगर वो दोलन गति नहीं है तो केवल आवर्तकाल ही कहा जाएगा, दोलन काल नहीं। दोलन काल तब कह सकते हैं उसको जब वह दोलन गति है। तो यानी सभी को हम आवर्तकाल कह सकते हैं, लेकिन हम सभी को दोलन काल नहीं कह सकते। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई? दैट इज टाइम पीरियड हम सभी को कह सकते हैं, पर टाइम ऑफ ऑसिलेशन यानी दोलन काल, ऑसिलेटिंग टाइम, ये हम सभी को नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दोलन गति सरल आवर्ती गति में, तो यहाँ पर हम इसे आवर्तकाल कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम इसे दोलन काल कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सरल आवर्ती गति में वह गति जो दोलन गति है। ओके डन, चलिए बात समझ में आ गई।
तो दोलन काल या आवर्त काल क्या है? सबसे पहली बात करते हैं कि भाई आवर्त काल क्या है। ठीक, माध्य स्थिति के परितः एक बार आने और जाने का समय, माध्य स्थिति के परितः एक बार आने और जाने का समय, ये होता है दोलन काल। ठीक, या आवर्त काल। तो किसी कण का माध्य स्थिति के परितः एक दोलन करने का समय दोलन काल या आवर्त काल कहलाता है। ठीक, सिंपल। अब देखो ये कैसा लय बना दिया मैंने। ये लय कैसा है बताओ, कैसा लय है? दोलन काल कहलाता है। ठीक, अब माध्य स्थिति के परितः आने और जाने का समय, अब जैसे मान लीजिए, इसको सिंपली समझ लेते हैं। सरल लोलक जो है ना, हमें बता देता है सब कुछ बड़े आसानी से, हमें वहाँ दिखता है। ठीक, अब मान लीजिए यह अधिकतम विस्थापन है, साहब यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से चला। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ से चलता है इस तरफ, फिर आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर आता है, वहीं पे वापस। तो पूरा का पूरा आना और जाना, पुनरावृत्ति जिसे कहते हैं पुनरावृत्ति। तो गति में पुनरावृत्ति होने का समय, गति में पुनरावृत्ति होने का समय, तो गति में पुनरावृत्ति कितनी देर के बाद होगी? आवर्त काल के बाद होगी। तो ये भी लिख सकते हैं, कण की गति की पुनरावृत्ति होने का समय। बस, ये भी सिंपल है। पर ये जो परिभाषा है गति की पुनरावृत्ति होने का समय, ये ठीक नहीं है, ये जमती नहीं है, ये उतनी मजबूत परिभाषा नहीं है। बल्कि सच यही है कि गति की पुनरावृत्ति हो जाएगी तो दोलन काल ही होगा। ठीक, जबकि ये परिभाषा ज़्यादा सार्वत्रिक है, क्योंकि कहीं भी किसी भी बिंदु पर ले लें, आवर्त काल के बाद पुनरावृत्ति हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। ठीक, तो गति की पुनरावृत्ति हो जाएगी यहाँ एक दोलन काल के बाद, जाएगा फिर आ जाएगा, समय तो उतना ही लगा। तो यानी कि यह परिभाषा ज़्यादा शक्तिशाली है, गति की पुनरावृत्ति होने का समय कहीं भी किसी बिंदु पे। यहाँ ले लूँ अगर मैं इस बिंदु को, देखो मान लीजिए यहाँ से इधर जाए फिर आ जाए, फिर इधर जाए फिर आ जाए, यहीं पे दैट इज इसी बिंदु पे पुनरावृत्ति हो गई। समय कितना? दोलन काल, समय तो उतना ही है। तो गति की पुनरावृत्ति होने का समय यह ज़्यादा शक्तिशाली परिभाषा है, लेकिन यह लिखी नहीं जाती क्योंकि यह सरल नहीं है। परिभाषा है लेकिन सरल नहीं है। सरल क्या है? किसी गण का माध्य स्थिति के परितः दोलन करने का समय उसका आवर्त काल या दोलन काल कहलाता है। ये मास्टर की समझ में भी आ जाती है परिभाषा। अगर तुमने ये लिख दिया तो मास्टर सोचेगा यार ये क्या है, बिल्कुल नई बात हो गई, ढूंढेगा, गायब हो जाएगा मामला उसका। ठीक, तो इसलिए ये शक्तिशाली परिभाषा तो है और काम भी यही करती है, लेकिन लिखने में ये होती है। ये लो, अब आ गई आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या
आवृत्ति कहलाती है। हो गया काम। ठीक, 1 सेकंड में कितने दोलन करेगा, ये आवृत्ति होगी। अब मान लीजिए 1 सेकंड में ये 5 दोलन कर देता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 5। 1 सेकंड में ये आधा ही दोलन करता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, आधी हो गई, 0.5 हो गई। 1 सेकंड में ये 1/10 भाग ऑफ दोलन करता है, तो 1/10 ही होगी। यानी 1 सेकंड में कितने दोलन है, जितने चाहे हो, 1 हो, 10 हो, आधा हो, आधे से कम हो, जो भी हो, और 1 दोलन का समय आवर्तकाल हो गया। तो इसका मतलब हो गया आवर्तकाल, ठीक, बराबर 1/आवृत्ति। ये तो बिल्कुल सीधी सी हिंदी की परिभाषा हो गई, बिल्कुल अपनी भाषा आ गई इसमें। तो आवर्तकाल 1/आवृत्ति है। आवर्तकाल को क्या लिख दें, टी, आवृत्ति को क्या लिख दें, एफ। ये लो, सिंपल। तो आवर्तकाल और आवृत्ति परिभाषित हुई, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। अब देखिए, आवर्ती गति हो गई वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति हो जाती है, आवर्तकाल कहते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि शक्तिशाली जो परिभाषा है वो गति की पुनरावृत्ति पर ही है, लेकिन ये ऊपर वाली दी हुई है मैंने पाठ्य पुस्तक में भी साफ लिख दिया कि साहब गति की पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक, कम से कम जो समय होता है दैट इज वह होता है, पर परिभाषा में क्या, दोलन करने में लगा समय, ये लिख दो, अभी ज़्यादा बढ़िया है मास्टरों के लिए चलिए, एक उदाहरण है, बिल्कुल सरल सा उदाहरण है, इसे कर देंगे पहले हल। और पहले हम ये भी देख लें कि साहब ये जो क्लास हमारी चल रही है इसका समय कितना आ रहा है हमारी कंप्यूटर की घड़ी में। ठीक है, दैट इज छोटा सा उदाहरण है, उसे करके फिर अगली क्लास में जाएंगे। ये है उदाहरण नंबर 14(1). चैप्टर ये बहुत बढ़िया है, पूरे फिजिक्स की पूरी जान है इसमें, पूरी यांत्रिकी, मैकेनिक्स, गति का अध्ययन इसमें ज़बरदस्त है। इस चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को बच्चे टुकड़ों में पढ़ते हैं और उनका फिजिक्स कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर का इस्तेमाल कक्षा 12 में भी बहुत सारे टॉपिक्स में किया जाता है। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवालों में भी इस चैप्टर के कंसेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए, उदाहरण 14(1) में कुछ पूछा है इन्होंने, ये कुछ पूछना चाहते हैं, इसको बताएंगे ज़रूर, हम छोड़ेंगे नहीं। ये आ गया, क्या कहना चाहते हैं, पढ़ लेते हैं। रखिए ये किताब मेरे सामने। कोई मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कन करता पाया जाता है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल परिकलित कीजिए। 1 मिनट में 75 बार, ठीक। तो मानव हृदय की धड़कन, मानव हृदय की धड़कन, धड़कन धड़कन 75 बार है साहब, और समय है 1 मिनट। 1 मिनट लिखना था यार, मीटर लिख दिया यार, अड़ी बात है यार, बस क्या हो गया यार। हाँ, 1 मिनट लिख देता हूँ, ये लो मिनट, अंग्रेजी में ढों। 75 बार 1 मिनट में, ठीक। तो 1 बार धड़कने का समय, ठीक, 1 बार धड़कने का समय क्या होगा, यही होगा साहब आवर्तकाल। ये तो बात पक्की हो गई, 1 बार धड़कने का समय ही होगा आवर्तकाल। कितना हो गया साहब, बताओ, 75 बार 1 मिनट में, तो कितना हो गया 1 बार धड़कने का समय। 75 बार धड़का है 1 मिनट में, ठीक। तो कितना, 75/60 सेकेंड, किसमें लगाया, सेकेंड में, ठीक। या फिर 60/75, 75/60 लिखूं कि 60/75 लिखूं। देखिए समय है तो 60 सेकंड नीचे नहीं, उल्टा हो जाएगा मामला। 60/75
सेकंड, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक। 60 सेकंड में धड़केगा 75, ठीक, 75 बार, है ना। तो एक बार 75 बार धड़केगा 60 सेकंड में, एक बार धड़केगा 60/75 में, है ना। तो कितना आ गया, 15 चौका 60, 15/75, तो आ गया 0.8 सेकेंड, ठीक। अब आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आवृत्ति यानी f 1/0.8 कितनी हो जाएगी, 1.25। क्या मात्रक है आवृत्ति का, इसे कहते हैं हर्ट्ज या प्रति सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक डन करें, क्या होता है आवृत्ति का मात्रक, प्रति सेकंड या हर्ट्ज। ये वैज्ञानिक के नाम पर इन्होंने कहा हर्ट्ज, हर्ट्ज को छोटे में लिख देते हैं HZ, ऐसे। सवाल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे, विस्थापन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से विस्थापन सरलावर्त गति में परिभाषित किए जाते हैं। ओके, कुछ उदाहरण लेंगे, करके देखेंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, आता हूँ मैं।